नमस्कार। कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाएं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियां, ऐसी जानकारियां जो आपको आपके जीवन को और आसान बनाने में बहुत मदद करती हैं सरकारी योजनाओं की सहायता से। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं डॉक्टर उत्तम कुमार सुबुद्धि जी, जो मिशन डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश स्टेट बैम्बू मिशन के, और साथ ही सीईओ हैं मध्य प्रदेश स्टेट बैम्बू एवं बैम्बू क्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड के। डॉक्टर सुबुद्धि, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। मित्रों, साथ ही हैं हमारे एक सफल कृषक जिन्होंने बैम्बू की खेती को अपनाया एक विकल्प के तौर पे और एक सफल कृषक के रूप में स्थापित हुए। वे ऑलरेडी ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक खेती में एक सफल कृषक थे। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सरदार भायरे जी का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर सुबुद्धि, हमारे साथ जो श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि उन्हें हम बेसिक्स से जानकारी दें ताकि वो समझ सकें कि ये मिशन क्या है और किस तरीके से उनके लिए सहयोगी हो सकता है। तो प्लीज़ आप बताएं कि बैम्बू मिशन क्या है। बैम्बू मिशन जो कृषि क्षेत्र में बांस की पैदावार को बढ़ाने के लिए बैम्बू मिशन की स्थापना की गई है, इसकी शुरुआत की गई है जी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंशभाग इसमें है। 60-40 के उसमें होता है। केंद्र सरकार की केंद्रांश जो है इस योजना में 60% होता है और राज्य सरकार का इसमें भाग जो है वो 40% है जी। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग जब देखते हैं तो जो गैर शासकीय भूमि है और जो कृषि भूमि है यानी कि जो प्राइवेट लैंड होल्डिंग्स है, उसमें बांस की खेती को बढ़ावा देना ये मुख्य काम है जी। लेकिन इसके साथ एक बार आपने बांस की खेती कर लिए तो फिर इसकी कटाई, इसकी प्रसंस्करण और इसकी से जो कुछ भी उत्पाद होता है वो, इससे जुड़े उत्पाद से जुड़े लोग, और फिर इंडस्ट्री, और फिर इसकी मार्केटिंग, ये सारी व्यवस्थाएं पौधा तैयारी से लेकर के पौधा रोपण, उसकी कटाई, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो, जो हमारे परंपरागत और जो उन्नत लोग हैं जिन्होंने इसकी आर्टिसंस जो लोग हैं जो इसके डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं बांस से, उनसे, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्लस इसकी मार्केटिंग, ये पूरे बैम्बू से रिलेटेड सब चीज़ को देखने के लिए उसके उद्देश्य से ये राष्ट्रीय बांस मिशन बनाया गया। इसमें जो हम लोग मुख्य रूप से जो हमारा काम होता है वो हम लोग इस प्रकार से शुरू करते हैं कि बांस की पहले प्लांटेशन जी। तो प्लांटेशन के लिए हमको लगेगा जो हाई यील्डिंग वैरायटी है बैम्बू के उसके, और जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट और उस क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त बांस की प्रजातियां हैं उसका उत्पादन, मतलब पौधा तैयारी, और फिर उसकी जो एग्रोटेक्निक्स है यानी वो कैसे लगाएंगे, उसकी खेती कैसे करेंगे, इसके बाबत ट्रेनिंग और व्यवस्था उसका ये हुआ। इसके बाद जब बांस की कटाई करना, कैसे कटाई होगी, कटाई के बाद उसमें क्या उपचार होना है वो, फिर उसके बांस से डिफरेंट काइंड्स जो होता है उत्पाद वो उसको तैयार करना, और फिर उसके प्रसंस्करण का काम करना, फिर इस पूरे के लिए अधोसंरचना बनाना बाजार हेतु ताकि मार्केटिंग की व्यवस्था हो। और नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ जो इसकी प्रोसेसिंग के लिए या इसकी जो चीज़ें बनानी होती है उसके लिए जो मशीन, उपकरण और औजार ये लगेगा उसको विकसित करना, और इन सब चीज़ों के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की काम है, स्किल डेवलपमेंट की काम है वो करना, ये मुख्य रूप से हमारा, प्लस एंटायर थिंग की प्रचार प्रसार। मित्रों, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि बांस के उगाने से लेकर उसके पूरे प्रसंस्करण यानी कि पूरी प्रोसेस और एक उत्पाद बनने तक की ये पूरी प्रक्रिया है, और इस पूरी प्रक्रिया में बैम्बू मिशन आपकी मदद करने को तैयार है एक वैकल्पिक रूप में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से भी बहुत लाभकारी होने वाला एक मिशन है जो हमें लाभ दे सकता है अगर हम इसे अपनी पारंपरिक खेती के अलावा करते हैं। और ऐसे ही एक साथी हमारे बीच में हैं जो आप ही के बीच से आए हैं, हरदा से आए हैं हमारे साथ, सरदार भायरे जी। भायरे जी, कैसे दिमाग में ये बात आई कि हम बैम्बू शुरू करें और इस तरफ आपने अपने आप को मूव किया? जी, हम लोग परंपरागत खेती करते रहे हैं जिसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मूंग, इनकी परंपरागत खेती हो रही है जी। लेकिन इसमें लागत मूल्य बढ़ रहा है खेती का जी, और जो आमदनी हमें होना चाहिए प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर जी वो कम है जी, क्योंकि लागत मूल्य में सारी चीज़ें निकाल दें, फर्टिलाइज़र निकाल दें, पेस्टिसाइड निकाल दें, इंसेक्टिसाइड निकाल दें जी, तो उसके कारण जो लागत आ रही है
वो बहुत ज़्यादा आ रही है जी। और फ़ायदा कम हो रहा है जी। तो हमने वैकल्पिक रूप में ये मिशन का एक वर्कशॉप में गए थे, वहाँ बताया कि आप इसको अपना के देखिए। तो हम लोगों ने इसको ट्रायल पे किया कि अगर हम इसमें लेंगे, खेती को करेंगे, बांस की खेती, इसके फ़ायदे क्या है। तो इसमें एक चीज़ हमारे समझ में सबसे ज़्यादा आई कि इसमें एक बार इसका प्लांटेशन करना है और निरंतर 50 से 60 साल तक उसको लेना है। सिर्फ आपको कटाई करनी है, छटाई करनी है और इसमें बाकी के जो खर्चे हैं वो सब बच रहे हैं। इसमें सिर्फ कटाई का, छटाई का और देखरेख का काम है। तो हम लोगों ने वैकल्पिक रूप में इसको चुना कि क्यों ना इसको करके देखा जाए। तो हम लोगों ने इसमें एक डेमो प्लॉट लिया कि हमें 1 एकड़ में कितना पौधे लगाएं या 1 हेक्टर में कितने लगाएं। हमने 1 हेक्टर में डेंस प्लांटेशन किया और इसमें हम लोगों ने उच्च गुणवत्ता वाले, जो मिशन से हमने कहा कि हमें अच्छे किस्म के पौधे दिए जाए, जिस तरह से हम कृषि में अच्छे बीज लगाते हैं उसी तरह से आप हमें अगर ये प्रदाय कर सकते हैं तो हम इस कार्य को करेंगे। अगर आप हमें नहीं दे सकते हैं तो हम जो परंपरागत जो प्रजातियां हैं उसको हम कतई अपने खेत में नहीं लगाएंगे। मिशन ने हमें ये श्योर किया कि हम आपको टिश्यू कल्चर के अच्छे पौधे उपलब्ध कराएंगे, आप इनको लगा के और इनका उपयोग करके देखिए। हम लोगों ने 1 हेक्टर में 1100 से लेकर 1700 पौधे तक लगाने के लिए 2 मॉडल तैयार किए, डेंस प्लांटेशन, और उसमें सिंचाई की। और उसके रिजल्ट हमने ये देखे कि तीसरे साल में वो बांस कम से कम लाठी के हिसाब से कहना चाहिए 10 सेंटीमीटर थिकनेस के उसमें कल्ले निकलना शुरू हो गए। तो हमको ये लगा कि नहीं, इसमें हम बढ़ सकते हैं आगे। तो निरंतर 5 साल तक हम लोगों ने उसकी देखरेख की और उसमें कार्य करते रहे। हमको 6ठे साल में जाके इससे 1 लाख, सवा लाख रुपए प्रति एकड़ सिर्फ सफाई से मिला है। हम लोगों ने जब ये प्रयोग कर रहे थे बांस का, तो इसमें हर स्तर पे इसके जो खरपतवार गिरी उससे हमारी सॉइल बेटर हुई, इसमें केचुए का परसेंटेज बढ़ गया। दूसरी चीज़, लोगों के अंदर ये मिथक है कि बांस जो है पानी सोखता है, पानी सोखता नहीं है, पानी को बचाता है, मिट्टी को बचाता है। ये 2 काम हुए तीसरी चीज़ ये हुई इसमें कि जो साइड से जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दीगर किसान जो डाल रहे थे उनसे हमारी फसलों को बचा हुआ। चौथी चीज़ अभी एक और हुआ था कि इस क्षेत्र में टिड्डी का प्रकोप हुआ। हम लोगों ने ये देखा कि टिड्डी जो उड़ती है वो सारे बांस के प्लांटेशन पे बैठ गई। उस दिन मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मेरा बांस का प्लांटेशन साफ हो जाए, लेकिन देखने में ये आया कि टिड्डी ने सिर्फ थोड़े से पत्तों को नुकसान किया, लेकिन सारी टिड्डी मूंग की फसल पे ना बैठ के बांस के प्लांटेशन पे बैठ गई। तो पूरी की पूरी मूंग की फसल जो गर्मी की थी वो सुरक्षित रही। इससे ये समझ में आया कि ये कितनी तरह से हमारा फायदा कर रहा है। ये हमने देखा इसमें। मित्रों, भायरे जी ने आपको बताया कि कितनी सारी तरीके हैं, मतलब वो तो केवल एक ट्रायल के भी हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि कहाँ से जो यात्रा शुरू करी है वो कहाँ तक पहुँची और किस किस तरीके से बेनिफिट मिले आपको। मूल बात ये है कि जिस तरीके से इस काम को आपने शुरू किया उसके साथ जो पैरेलल आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे मिले। थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं डॉक्टर सुबुद्धि से इसके बारे में। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे आपने बताया कि इन्होंने आपसे कुछ डिमांड रखी कि हमें अच्छे क्वालिटी के पौधे मिलना चाहिए, तो ये सारी ट्रेनिंग जो किसान श्रोता दर्शक हमारे सुन रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा इसके बारे में, और वो किस किस तरह की ट्रेनिंग्स वर्कशॉप आप कर रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश भर में लोग इसके बारे में जानें? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो भी कार्यक्रम के घटक हैं जी, आपको मैंने प्लांटेशन के शुरू से लेकर के उसके अंत तक जो बताया, तो इसमें किसानों के लिए कार्यशाला भी एक महत्वपूर्ण घटक है जी। हम लोग इसमें समय समय पर करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2400 से ज़्यादा किसानों को इसमें ट्रेन किए हैं, उनको बताते हैं। लेकिन अभी अगर मोटे तौर पे ये कहा जाए कि पूरे भारत में 136 प्रकार के प्रजातियों की बांस मिलते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे केवल 2 प्रजाति मिलते हैं जी। एक देसी बांस जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस बोलते हैं जी, और एक दूसरा है कटंग बांस जिसमें कांटा होता है, जिसको वैज्ञानिक तरीके से कहे तो बैम्बूसा बैम्बूस। ओके, ये दोनों, जैसे भायरे जी ने अभी कहा, ये दोनों बांस में क्या है, जो लाठी बांस है उसकी उत्पादकता कम है। जो देसी बांस है जी, वो ज़्यादा मोटा नहीं होता, वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता जी, और उसमें उत्पादकता जो दूसरे बांस है उसके तुलना में कम है। दूसरी तरफ जो कटंग बांस है उसकी उत्पादकता तो बहुत है, वो बहुत मजबूत भी है, परंतु उसको काटने में बहुत परेशानी है। तो जैसे कई ऐसे फार्मर्स हैं जो इस परेशानी से कटंग बांस से लगाना नहीं चाहता, तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में करीब 20-22 जो उन्नत प्रजाति के बांस है
उसका हमने प्रायोगिक तौर पे डीमो प्लॉट्स और बैम्बू सेटम बनाए जी। हम लोग यहाँ पे करीब हमारे मध्य प्रदेश में 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, यानी कृषि जलवायु क्षेत्र है 11। तो उन 11 क्षेत्र में ही हम लोगों ने डीमो प्लॉट्स और बैम्बू सेटम बनाए, जहाँ पे हम लोग 20 से 24 प्रजातियों के बांस भारत के विभिन्न जगहों से, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट से लेकर यहाँ पे लगा के हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी प्रजातियों का बांस का उत्पादन जी इस एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र में अच्छा हो रहा है। उनको हमने चयन किया। तो उनमें से जो मुख्य रूप से आज के तारीख में हम लोग जिसका बढ़ावा दे रहे हैं या जिसको लगाने के लिए फार्मर्स को कहते हैं, उसमें से एक बालकुआ है जो बायरे जी ने लगाया है जी। एक है, अच्छा, हर एक बांस का उपयोग भी डिफरेंट है, तो हमको ये भी समझना है कि हम जो बांस लगाना चाह रहे हैं हम किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग करेंगे बांस को, तो आपको देखना है कि वो बांस जिसकी मोटाई मीडियम हो, उसके अंदर पोलापन कम से कम हो, जो अंदर का लुमेन जिसको कहते हैं वो कम हो जी। और तीसरी बात वो है कि उसके टेपरिंग कम हो, यानी उसकी मोटा सिरा और पतला सिरा में गुलाई में अंतर ज़्यादा ना हो जी। तो वो जैसा आप एक फर्नीचर के या मान लीजिए एक आप सोफ़ा बना रहे हैं, उसमें आर्म्स रेस्ट बनाएंगे, तो अगर पीछे तरफ मोटा सामने तरफ पतला हो जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा, वो बराबर होना चाहिए। तो हम लोगों को वो देखना है। तो उसमें हमारे पास जो प्रजाति आज की तारीख में जिसको हम लोग बढ़ावा देते हैं, उसमें ये होता है जैसे डेंड्रोकैलामस स्टॉक्साई जी, थायरोस्टैकिस ओलिवेरी, ये हमारे यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया है जी। ये आप अगर जैसे पलंग बनाएंगे तो उसके पाया होगा तो थोड़ा मोटा और मजबूत होगा, तो जैसे डेंड्रोकैलामस एस्पर हुआ या आपका कटंग बांस का हुआ, बैम्बूसा बैम्बूस हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों को वो उपयोग क्या है। अगर आप चारकोल बनाने के लिए उपयोग करेंगे, बायोचार बनाने के लिए उपयोग करेंगे, इथानॉल बनाने के लिए उपयोग में लाना चाहेंगे या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए लाना चाहेंगे, तो आपको ये देखना हो कि बायोमास किस में ज़्यादा है जी, क्योंकि उसमें पूरा के पूरा एंटायर बैम्बू उसमें काम में आ जाएगा जी। तो जहाँ पे बायोमास ज़्यादा लगेगा तो जिसका उत्पादन सबसे अधिक होगा, तो उसमें हमारा बालकुआ है। बालकुआ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो हम लोग एक हेक्टेयर में 200 मीट्रिक टन तक हम लोग उत्पादन ले सकते हैं बालकुआ की। तो हम लोग उस पर जाएंगे। अभी देवास में हमारा एक फैक्ट्री लगा है आर्टिसन कंपनी ने, वहाँ पे वो प्रोसेस्ड इंजीनियर बैम्बू बोर्ड बना रहे हैं, जिससे टेबल, चेयर, फर्नीचर्स, आपके फ्लोरिंग, वॉल पैनलिंग, सीलिंग सब बन सकता है। उसमें वार्डरोब के हर चीज़ बन सकता है जी। और वो काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छा, जिसको प्रोसेस्ड इंजीनियर्ड बैम्बू बोर्ड कहते हैं जी। वो कटंग बांस से बना रहे हैं, तो वो कटंग बांस उसमें उपयोग आएगा। अगर आपको अगरबत्ती काढ़ी बनाना होगा तो हमको ये देखना होगा कि वो इजीली स्प्लिट हो, उसकी फाइबर सीधा हो जी। वो जलते जलते बुझ ना जाए जी। उसमें इंटरनोड में वो जो होता है लंबाई वो ज़्यादा हो, ताकि बीच में अगरबत्ती के बीच में इंटरनोड ना आए, क्योंकि इंटरनोड में जलन वो जलते जलते बुझ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट है बैम्बूसा टुल्डा। तो ये हम लोग एक ऐसे नहीं बोल सकते कि कौन सा आप लगाएंगे, आपकी उद्देश्य क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम आपको बताएंगे कौन सा बांस आप लगाएंगे। पेपर मिल में आपको यूज़ करना है, वहाँ बायोमास लगेगा, आप बालकुआ लगाइए, बेस्ट है। और आपको अगरबत्ती काढ़ी बनाना हो, आपको चिक्स बनाना हो तो आप टुल्डा लगाइए, आपको फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग करना है तो आप स्टॉक से लगाइए, आप एस्पर लगाइए, आप वो लगाइए। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। और मैं आपको ये जानकारी देने में मुझे अच्छा लग रहा है हमारे किसान बंधुओं के लिए भी, कि हमारे पास बैम्बू मिशन के अंतर्गत एक 44 यानी 44 एक्रेडिटेड नर्सरी है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे जितने प्रजातियों का मैं बोल रहा हूँ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अतिरिक्त भी आपको विभिन्न प्रजातियों के बांस की बीज से और टिश्यू कल्चर के दोनों प्रकार के पौधे मिलेंगे। आप 44 नर्सरी का सूची हमारे बैम्बू जो हमारे वेबसाइट है उसमें उपलब्ध होगा। हमारे जहाँ भी साथियों को ज़रूरत पड़ेगी आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। हमारे जो बैम्बू मिशन की ये स्कीम है, इसमें हम लोग किसान बंधुओं के लिए सब्सिडी की योजना भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर है, जिसमें हम लोग प्रति पौधा 120 रुपया का सब्सिडी देते हैं। ये 3 साल में मिलता है, पहले साल में 60 रुपया, दूसरे साल में 36 रुपया, तीसरे साल में 24 रुपया। तो जो पहले साल का 60 रुपया है वो हम 2 बार में देते हैं, एक 36 और एक 24 में जी। आप जब लगाते हैं
तो लगाने के तुरंत बाद हम 36 रुपया दे देते हैं, फिर सर्वाइवल के हिसाब से आपको बाकी 24 रुपया पहले साल का, 60 रुपया इस प्रकार से हम देते हैं। दूसरे साल में 36, तीसरे साल में 24, इस प्रकार से 120 रुपये का टोटल सब्सिडी देते हैं। हम लोगों ने जो टिश्यू कल्चर पौधा है, जो उन्नत पौधा है जी, उसके कीमत भी तय कर रखे हैं। आपसे उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। 29 रुपया 50 पैसा 29.5 रुपये का रेट है, जो हम लोगों ने उनके टिश्यू कल्चर के प्रोटोकॉल से लेकर के तैयारी के पूरे जो समय और उसके जो खर्चा है वो सब ध्यान में रखते हुए हमने 29 रुपये 50 पैसा सरकारी रेट रखा है। इससे अधिक आपसे नहीं ले सकता कोई, इससे कम में आप उनसे बार्गेन करके ले सकते हैं। पौधा का उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई संदेह, शंका, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा हूँ जी। आपके पास किसी भी प्रकार के पौधे का कोई कमी या मिलने में कोई असुविधा कभी नहीं होगी जी। मित्रों, डॉक्टर सुबुद्धि ने अभी आपको बहुत ही सरल तरीके से मगर गहराई से वो सारी बातें बताई कि किस तरीके से एक पौधे को उगाने से लेकर आप उसे प्रोसेस कर सकते हो, और साथ ही वो सारी तकनीकी आवश्यकताएं जो जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए आपको विभाग सपोर्ट कैसे करेगा, बैकअप सपोर्ट कैसे मिलेगा। डॉक्टर सुबुद्धि, मैंने सुना भी था और मैं इसके बारे में अपने साथियों को बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बैम्बू का यूटिलाइजेशन अब बड़ी तादाद में होने लगा है जी। थोड़ा सा हम उसके बारे में बताएं ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उसकी महत्व को भी समझें कि जब कॉमनली स्प्रेड होगा ये तो किस तरीके से इसकी डिमांड और बढ़ेगी। ये देखिए, जैसे हम लोग सब जानते हैं अभी ये दौर जो है जलवायु परिवर्तन के लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। जलवायु परिवर्तन का समस्या जो है ये पूरे विश्व के लिए हैं जी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी COP26 में जो ग्लासगो में हुआ, उन्होंने वहाँ पहुंचकर भारत की तरफ से जो प्रतिबद्धता पूरे विश्व समुदाय को दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग धीरे धीरे हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम करते जाएंगे और 2070 में हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे, यानी हमारा जितना उत्सर्जन होगा उतना हम लोग कैप्चर कर लेंगे या फिर हम उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, दोनों में से जो भी होगा। उपयोग के माध्यम से देखें, रिक्वायरमेंट के माध्यम से देखें कि पिलर्स में जो आयरन की रॉड्स वगैरह लगती थी उसका रिप्लेसमेंट तो थोड़ा तकनीकी तौर पर तकनीकी तौर पर यह है कि जो हमारे बांस का उपयोग स्टील के रिप्लेसमेंट के रूप में जो RCC है, जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, उसमें अब हम लोग बांस को स्टील से रिप्लेस कर रहे हैं। इससे जो स्ट्रक्चर है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई असर नहीं हो रहा है। तो हमारा जो CPWD है, सेंट्रल PWD है, और जो स्टेट PWD है, दोनों के तरफ से जो उनके SOR होता है उसमें ये स्टील के बदले बांस की RCC जो रीइंफोर्समेंट है, बांस के रीइंफोर्समेंट लगाने की अनुमोदन हो चुका है। ये SOR में सम्मिलित हो चुका है और हम लोग प्रायोगिक तौर पे कुछ बिल्डिंग्स इस साल हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। जहां पे स्टील के बदले हम बांस का यूज करेंगे। इसमें दो फायदा हुआ, एक तो आपका कॉस्ट, बांस ये जो रीइंफोर्समेंट ये आपको 5 रुपया किलो मिल जाएगा जी, मैं अधिकतम दाम बता रहा हूँ, जबकि 80 रुपया किलो है लोहे का। पहली तो ये कि आपका जेब में भार कम आया जी, स्ट्रेंथ और बाकी ड्यूरेबिलिटी आपको बराबर हुआ। अच्छा। तीसरी बात ये हुई कि आप देखेंगे स्टील को तैयारी में कितना अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, पर्यावरण पर कितना ज्यादा प्रदूषण होता है, माइनिंग से लेकर के उसकी फिनिशिंग होने तक। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो इसमें हम लोग पैसा बचाएं, पर्यावरण को भी बचाए, जबकि हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कोई हम लोगों ने नेगेटिव असर नहीं दिया। मित्रों, डॉक्टर सुबुद्धि ने कितनी कमाल की बात यहाँ पर हमसे शेयर की कि एक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ स्टील की रॉड से बांस की स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हुए, जिससे कि न उसकी एक रिप्लेसमेंट है वो उसका, ना उसकी मजबूती में कोई फ़र्क पड़ रहा है, और कॉस्ट में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 80 रुपये किलो और 5 रुपये का जो एक बहुत वाइड गैप है, निश्चित रूप से हमें मदद करता है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी का भी सर ने बताया कि दिस इज़ टेस्टेड, और शासकीय तौर पे भी इसके जल्दी ही एक्सपेरिमेंट जो कि जेन्युइन कंस्ट्रक्शन में उसे इस्तेमाल करके उसे बनाएंगे। सर, इसे अगर थोड़ा सा बस एक छोटे से प्रश्न के तौर पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की ड्यूरेबिलिटी की अगर अपन बात करें, बिकॉज जब लोहे के बदले बांस आएगा तो एक भय एक हो सकता है इंसान के मन में, उसका मैं एक बिल्कुल स्पष्ट आंसर आपकी तरफ से चाहता हूँ कि उसको कैसे टेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके नहीं, हमारे देखिए हम इंजीनियर नहीं है जी, वैज्ञानिक, हमारे जो PWD और CPWD है उन लोगों ने इसके टेस्ट किया। ओके। भायरे जी ने उनके वहाँ पे इसके ऊपर बनाया भी है, अच्छा, स्ट्रक्चर बनाया भी है जी, जी।
हमारे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, जिसको मध्य प्रदेश बांस मिशन के तहत हम लोगों ने उनको इस काम के लिए एक प्रोजेक्ट दिया। हरदा में उन लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन भी किया और उन्हीं लोगों ने ये बात कही है, ये मेरा कहना नहीं है, कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में जो हमको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है स्टील के बदले। जी भारत जी, डॉक्टर साहब ने भी जो बात बोली कि आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो थोड़ा सा आपका अनुभव शेयर करें कि किस तरीके से किया और अभी आज क्या एक्सपीरियंस है आपका। जी, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब मैंने देखा कि जो बांस में बलकुआ में जो ब्रांचेस निकली वो बहुत सॉलिड थी, मोटाई बिल्कुल उसमें पोलापन नहीं है जी, और काफ़ी मजबूत थी, तो उनको हमने स्टील की छड़ी की जगह, रॉड की जगह इसका उपयोग किया जी, और उसमें कंक्रीटिंग किया। और इससे मैंने एक 100 मीटर का ग्राम पंचायत में रोड बन रहा था, मेरे घर के सामने से ही वो मार्ग बन रहा था, उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इसमें इसका बेम्बू कंक्रीटिंग का यूज़ करिए, यदि ये रोड टूटेगा, क्योंकि इंजीनियर लोगों ने, जो लोकल इंजीनियर्स थे, उनको उस पर डाउट था, मैं कहा अगर ये टूटेगा तो इसकी सारी कॉस्ट मैं आपको बेयर करने को तैयार हूँ। आज 6 साल हो गया है, उस रोड में एक भी कोई सैक और या किसी तरह की कोई डैमेज नहीं हुई है, और आज भी वो रोड सुरक्षित है। दूसरी चीज़, हम लोगों को बेम्बू मिशन से एक मैंने बेम्बू वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट ली, क्योंकि मैंने कहा कि जितना कचरा बांस से फैलेगा खेती में, इसका क्या करेंगे। बेम्बू मिशन डायरेक्टर साहब ने इस पे कहा कि बिल्कुल ये नई चीज़ है। मैं कहा सर, बेम्बू में कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके पत्ते, इसकी काड़ियाँ, इसका बांस और नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम, इसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, सारी चीज़ बेस्ट है। इसलिए आप मुझे एक बेम्बू वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट दीजिए। उन्होंने दी, मैंने उसमें सक्सेसफुली उसमें कार्बन बना, बेम्बू चारकोल बन रहा है, वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ क्रशिंग करके, उसका जो पाउडर है वो इसमें नेट हाउस में यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्लांट जर्मिनेशन के लिए, इसके मिर्ची के पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी में। और इसके अलावा जो वेस्ट बच जा रहा है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में बेड में बना के और खाद तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न है जी, जिसका आंसर मैं आपसे संक्षिप्त में चाहूँगा कि आप ट्रेडिशनल से इसकी तरफ, मैं एक तो नहीं कहूँगा कि शिफ्ट हुए, मगर आपने वैकल्पिक तौर पे इसको चालू किया, तो फाइनेंशियली यानी आर्थिक तौर पे आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं इन दोनों केसेस में? मैंने ये देखा, लाभ आप पाते हैं? देखिए, शुरू के 3 साल इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है जी, और उतना किसान को धैर्य भी रखना चाहिए। यदि कुछ लंबा चीज़ गेन करनी है तो आपको थोड़ा सा धीरे बढ़ना चाहिए। लोगों ने हमसे भी कहा कि आप बांस क्यों लगा रहे हैं, मैंने कहा ये अभी आप समझेंगे जब मैं इसको तैयार कर लूँगा। वो चीज़ आई लोगों को अब, क्योंकि मेरा बांस जो है मैंने प्लांटेशन लगाया 2016 में और आज ये 2022, मैंने टिश्यू कल्चर से जो बांस लगाया है उसमें 2 बार फेलिंग कर चुका हूँ, और हर 1 हेक्टर में एक बार करीब 3700 बांस निकला है और दूसरी बार भी 3800-3700 बांस निकला है। कटिंग की कॉस्ट होती है वो कटिंग के कास्ट जो लेबर कास्ट है, आज इस पर भी हमने टूल्स डिजाइनिंग की है। हमने लीवर वाली जो कैंची है उनका उपयोग किया है। परंपरागत तरीके से जो कुल्हाड़ी से काटते थे वो हमने बंद कर दिया है, इससे हमारी कॉस्ट कम हुई है। जो 4 आदमी कुल्हाड़ी से काटते थे वो 2 आदमी कैंची से काट लेता है जी। तो इसमें एक तो लेबर की कॉस्ट बची, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई, और इसके बाद हमने साइजिंग की। इसमें ऐसा नहीं कि बांस कोई भी काट के बेच दिया, इसको ग्रेडिंग करके और पूरे मटेरियल को सेल किया। इसकी सेलिंग हम लोगों ने सबसे ज़्यादा उद्यानिकी को की, क्योंकि उनको चाहिए टमाटर, मिर्च, संतरा और बागवानी की जो दीगर फसलें, आम के जो बगीचे, उनको सबको बांस लगता है। हमने उनकी रिक्वायरमेंट ली और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उनको तैयार करके और सारे बांस उनको सेल किए। किसान जो है वो तरह तरह के कीड़ों से और इन सब से बहुत परेशान रहता है जी। इस फसल में आपका क्या अनुभव रहा? इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है, सिर्फ इसमें इनिशियल स्टेज में दीमक, जिस जमीन में दीमक का प्रकोप है, सिर्फ दीमक से ही राइजोम को डैमेज पहुंचता है। और एक है वाइल्ड बोर या जंगली सुअर या देसी सुअर, अगर होंगे तो वो राइजोम को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इसमें हमने एक तो कीड़ा अभी तक नहीं देखा इसमें कोई लगा हुआ जी। डॉक्टर सुबुद्धि, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें भायरे जी ने यहाँ पर बताई, और निश्चित रूप से आपके विभाग के सहयोग से ही ये इसको करते रहे। समय की अपनी मर्यादा है, संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगा कि जो युवा हैं जो खेती किसानी से जुड़े हैं, तो बांस की खेती करने के लिए पारंपरिक के साथ साथ आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, बांस की खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो भायरे साहब ने कहा है वो ये है कि हमको जो परंपरागत खेती है उससे कई गुना अधिक इससे इनकम हमको मिलता है जी। और इसके आपने खेती कर लिया, उसके बाद जैसे हम लोग आपको मैंने कहा कि हमारे
बैम्बू मिशन के तहत हम लोग कई युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। एक भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जी, BCDI जी, बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट, ये अगरतला त्रिपुरा में है। राइट, हम लोग वहाँ भेजते हैं जी। तो वो 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग करके हैंड्स ऑन वो सीख के आते हैं। राइट, फिर वो वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स जो बैम्बू से रिलेटेड है वो बनाते हैं, फर्नीचर से लेकर के आर्टिफैक्ट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, यूटिलिटी आइटम्स सब बनाते हैं। और मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिया है, यदि आप लोग देखेंगे उसको या हमारे दर्शकों को दिखा देंगे तो उनको ये बात समझ में आ गया कि इसे कितने तरह से होता है। तो एक अगर आप स्किल इंडिया और जो युवा उद्यमियों की बात करें जी, तो इसमें जो चीज़ मैं भूल गया था बोलना, जी, इंडस्ट्रियल इसमें कम्युनिटी के लिए जो इसमें बैम्बू से जुड़े हुए कोई अगर उद्योग लगाना जी। चाहेंगे तो हमारा जो बैम्बू मिशन की स्कीम है वो बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत ही अच्छा है। उदाहरण के तौर पे जो बैम्बू वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, फर्नीचर की बात कर रहे हैं, नर्सरी की बात कर रहे हैं, इन सब में हमारी योजनाएं 2 करोड़ रुपया तक का है और उसमें डिफरेंट स्कीम के लिए 25 से लेकर के 50% तक सब्सिडी है। जी, जी, यानी यदि आप एक बैम्बू बोर्ड बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे जिसकी 2 करोड़ खर्चा होगा तो हम 60 लाख आपको उसमें 30% है उसमें देंगे। अगर आप नर्सरी लगाएंगे तो वो 50 लाख का स्कीम होगा तो 25 लाख हम आपको सब्सिडी देंगे। फर्नीचर लगाएंगे 30 लाख का तो आपको हम 15 लाख की सब्सिडी देंगे। ये सब बैंक से होगा। जी, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से आपको लोन प्रदान करने में आपको कोलैटरल्स की भी जरूरत नहीं होगी। तो हमारे युवा उद्यमियों के लिए ये बहुत बड़ा स्कोप है, अगरबत्ती से लेकर के, चारकोल से लेकर के, फर्नीचर से लेकर के, यूटिलिटी आइटम से लेकर के, डेकोरेटिव आइटम सब बनाए हैं। डॉक्टर सुबुद्धि, विषय बहुत बड़ा है और समय की अपनी मर्यादा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मित्रों, सोने से तुलना की गई है बांस की। जी, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड इसे कहा जाता है, जिसके एक एक्सपीरियंस के तौर पे हम महसूस कर रहे हैं भायरे जी को। डॉक्टर सुबुद्धि और भायरे जी, आपने इस कार्यक्रम में अपने अनुभवों को शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बांस निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है पारंपरिक खेती के साथ और उसके अलावा करने के लिए, बल्कि फ्यूचर में केवल बांस पे डिपेंड होकर भी एग्रीकल्चर को किया जा सकता है। आर्थिक रूप से ये बहुत अच्छा न केवल आश्वासन है बल्कि एक वचन है। और पुनः आपसे मुलाकात होगी केंद्र सरकार की योजनाएं कार्यक्रम में फिर किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।